तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, मरने के लिए ऐसा कोई दौर न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री पर चर्चा करेंगे। ऐसे कितने देश हैं जो भारत की सीमा से लगते हैं? ऐसा सबसे बड़ा देश कौन सा है जो भारत के साथ सीमा बनाता है? ऐसा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? और हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है कि जो भारत के राज्य हैं वो कौन सा सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन सी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन सा राज्य ऐसा है दोस्तों जो तटीय सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है, कौन सा राज्य ऐसा है जो जलीय सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है। इन्हीं पॉइंटों पर दोस्तों आज हमें डिस्कस करना है। आप लोग बने रहें हमारे साथ। हमारा टारगेट है कि 40 घंटे में इस ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है, इंडियन ज्योग्राफी को फुल कंप्लीट करना है। और इसका जो लेवल होगा दोस्तों वो निम्न लेवल से लेके अपर लेवल तक हम इस पर डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। और लक्ष्य हर हाल में जीतना है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है। आपको हर हाल में नौकरी लेनी है, हर हाल में जॉब लेनी है। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन ज्योग्राफी को करने वाले हैं, जिसमें हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कवर करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है वो भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो आपको भारत के साथ जो लगती है, भारत के अगर राज्य पूछे जाएं दोस्तों तो आंसर कितना होगा? 16 राज्यों के लगती है। और यहाँ पे एक आपको यूटी बताना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पे सीमा लगती है वो यूटी की बात करें या यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात करें, ये कितने से लगती है? 2 से लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे जो टच करती है वो भारत के 16 राज्यों को कवर करती है और इसके साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी हैं उनसे टच करती है। और कितने देशों की सीमा ये टच करती है? तो यहाँ भारत से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश हैं उनमें आपका नाम बताना है दोस्तों 7। और 7 जो कौन कौन से हैं इसको ट्रिक मैंने बताई थी, बचपन में भूटान आया, यानी कि बचपन में भूटान आया। तो बचपन में भूटान आया, इसमें बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यानी बी से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से यहाँ पे माँ से देखें तो म्यांमार, और यहाँ देखें तो भूटान, आया से देखें तो अफगानिस्तान। क्या देखें दोस्तों? अफगानिस्तान। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पे मैं अभी डिस्कस करूंगा। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो आज मैं विशेष रूप से यहाँ पे जो बांग्लादेश है इसको मैं कवर करने वाला हूँ और इससे संबंधित सारी जानकारियों पर हम बात करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आंसर क्या होगा? जो बांग्लादेश है ये सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इन देशों में सबसे कम कौन सा बनाता है? तो सबसे कम यहाँ पे जो बताना है वो अफगानिस्तान बनाता है। और ये कितनी बनाता है? तो ये जो सीमा बनाता है वो 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा आंसर अफगानिस्तान, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो सीमा बनाता है वो 4096 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बनाता है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के जो राज्य हैं वो कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो आंसर कितना होगा? 16 राज्य हैं। और ये 16 राज्य कौन कौन से हैं? तो इन राज्यों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 यूटी हो गए। यूटी की मैं पहले बात कर लूँ तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये भी केंद्र शासित है। दूसरा लद्दाख है, तो ये भी केंद्र शासित है। तो यहाँ पे जो 2 केंद्र शासित हैं जो क्या करते हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 16 राज्य कौन कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? अगर दोस्तों इन 16 राज्यों की मैं बात करूं तो इनका क्रम आप चाहें तो ध्यान रखना, अगर याद रह जाए तो। और अगर याद ना भी रहे तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो इस तरीके से होती है कि निम्न में कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो उसमें अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों तो पहला आपको यहाँ बताना है गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान, राजस्थान के बाद हम बात करें दोस्तों पंजाब, पीबी जिसको लिख दिया मैंने, यानी पंजाब। और पंजाब के बाद
लिख दे रहा हूँ, इसको आपको क्लियर हो जाए। गुजरात समझ में आ रहा होगा, राजस्थान आ रहा होगा, पंजाब। पंजाब के बाद जो अगला राज्य है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो हिमाचल है। इसके बाद देखें दोस्तों तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड बताना है। उत्तराखंड के बाद देखें तो आपको यूपी बताना है। यूपी के बाद देखें दोस्तों तो सिक्किम बताना है। सिक्किम के बाद देखें दोस्तों तो आप यहाँ पे बिहार बता सकते हैं, बिहार। और बिहार के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश बता सकते हैं, अरुणाचल। अरुणाचल के बाद जो अगला है दोस्तों, तो अगला आपको ध्यान रखना है असम है। असम के बाद देखें तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद अगर हम देखें तो मेघालय है, मेघालय। और मेघालय के बाद देखें तो नागालैंड है, नागालैंड। और नागालैंड के बाद अगर हम बात करें तो मणिपुर है। और मणिपुर के बाद देखें तो दोस्तों मिजोरम है, मणिपुर, मिजोरम। एक बार आप काउंट कीजिए कितने हो गए। 16 जो राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा हो गया, असम, अरुणाचल, बिहार, सिक्किम, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। एक बार फिर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बात समझ में आ गई। यहाँ पे कितने हो गए, 16 हो गए। इसमें कौन सा जो रह गया वो आपको ध्यान रखना है, ये 15 है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। कौन सा दोस्तों, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। एक बार फिर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये जो 16 राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर आप इसको मैप में दोस्तों देखना चाहो तो मैप में देख लेना, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ से बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं उसको। अगर मैं मैप की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखना कि इस तरीके से जो इंडिया का मैप है यहाँ पे, और यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं उसको अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको गुजरात बताया था। गुजरात के बाद यहाँ पे दोस्तों राजस्थान आ जाएगा। 2 मैंने आपको यूटी बताए थे, इधर जम्मू कश्मीर था और यहाँ पे जो था वो लद्दाख था। इधर अगर हम जो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं तो इसको आप ध्यान रखना दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाने वाले हैं उनमें अगर हम देखें तो यहाँ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। ये दोनों क्या हैं, ये यूटी हैं। इसके बाद यहाँ आपको हिमाचल मिल जाएगा। हिमाचल के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे तो उत्तराखंड मिल जाएगा। उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूपी मिल जाएगा। यूपी के बाद और आगे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सिक्किम मिल जाएगा। सिक्किम के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ आपको असम मिल जाएगा। असम के बाद देखेंगे तो यहाँ पे मेघालय मिल जाएगा। मेघालय की बात करें तो यहाँ पे त्रिपुरा मिल जाएगा। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे मिजोरम मिल जाएगा, मिजोरम। और यहाँ पे देखें तो नागालैंड मिल जाएगा। नागालैंड के बाद यहाँ पे देखें तो दोस्तों मणिपुर मिल जाएगा। ये जो राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे बिहार मिल जाएगा। ये जो राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों आगे इसमें अगर हम देखें तो आपको और क्या ध्यान रखना है, यहाँ जो आपको ध्यान रखना है कि जो सीमा की मैं बात कर रहा था, तो अगर मैं बात करूं स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा अगर की स्थलीय सीमा की बात करें तो सबसे बड़ी सीमा देश हो गए। यहाँ पे मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी सीमा और यहाँ पे सबसे छोटी सीमा। अगर दोस्तों हम सबसे बड़ी सीमा की बात करें तो बड़ी सीमा सबसे बड़ी कौन सा राज्य बनाता है, तो यहाँ पे मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ। तो राज्य में आपको बताना है यहाँ पे कि जो पश्चिम बंगाल है इसकी ये सबसे बड़ी सीमा बनाता है, लगभग 2500 किलोमीटर के करीब बनाता है। और ये पश्चिम बंगाल किससे बनाता है, तो आंसर आपको देना है बांग्लादेश। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी सीमा, तो सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, नागालैंड। कौन सा है दोस्तों, नागालैंड है जो सबसे छोटी सीमा बनाता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे जो सीमा की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे अगर मैं यूटी की बात करूँ या तटीय क्षेत्रों की बात करूँ तब आंसर क्या होंगे उसको भी देख लो फटाफट। यहाँ पे अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि सबसे अधिक जलीय सीमा, सबसे अधिक जलीय सीमा,
अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा में आपको देखना है दोस्तों, सबसे अधिक जलीय सीमा तो यहाँ पे जो बनाता है वो क्या है, अंडमान निकोबार है दोस्तों। सबसे बड़ी जलीय सीमा जो बनाता है वो अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार ये लगभग कितनी जलीय सीमा बनाता है, तो आपको बताना है 1962 किलोमीटर की जो सीमा है, ये कौन बनाता है जलीय सीमा, अंडमान निकोबार बनाता है, जो सबसे अधिक जलीय सीमा है। अगर यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों सबसे अधिक तटीय सीमा यानी समुद्र तटीय सीमा, तो तटीय सीमा में जो आंसर होगा तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गुजरात। क्या आंसर होगा, गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। ये आपको अगर राज्य पूछा जाए तो आंसर गुजरात देना है, तटीय सीमा पूछा जाए तो आपको आंसर गुजरात देना है, और केवल जलीय सीमा पूछा जाए तो आंसर क्या देना है दोस्तों, अंडमान निकोबार देना है। बात क्लियर हो गई। अगर हम बात करें सबसे छोटी जलीय सीमा, तो सबसे छोटी जलीय सीमा में आपको यहाँ भी दो आंसर मिलेंगे। एक क्या मिलेगा दोस्तों, गोवा मिल जाएगा, और दूसरे की आप बात करें तो दूसरा यहाँ पे दमन द्वीप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, दमन द्वीप मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो इसके चक्कर को आप समझना, इसकी जो सीमा है ये तटीय सीमा है। कैसी सीमा है दोस्तों, तटीय सीमा है। तो अगर राज्य पूछा जाए सबसे, यानी राज्य की बात करें कि यानी कि सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तब दोस्तों आंसर क्या होगा, गोवा होगा। और गोवा की सीमा कितनी लगती है तट से, यहाँ पे तट की बात करें तो यहाँ जो गोवा की सीमा जो लगती है ये आपको बतानी है 107 किलोमीटर। अगर दोस्तों सबसे छोटी जलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो दमन द्वीप के साथ लगती है, क्योंकि ये राज्य नहीं है, यूटी है। तो इसको यहाँ इसकी जो सीमा लगती है वो आपको बतानी है 42 किलोमीटर। अब आप क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। अगर आपसे पूछी जाए कौन सा राज्य सबसे कम सीमा बनाता है, आंसर होगा गोवा। कौन सा राज्य सबसे बड़ी सीमा बनाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका गुजरात हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा राज्य सबसे अधिक स्थलीय सीमा बनाता है, तो आंसर पश्चिम बंगाल होगा दोस्तों। ये बात ध्यान रखना, कुछ किताबों में मैंने राजस्थान लिखा हुआ देखा है, वो सही नहीं है। आप सर्च करके देखना, आपके जो आंकड़े हैं वो अन्य जो स्टैंडर्ड लेवल की किताबें हैं उनमें आप चेक करना। तो सबसे लंबी जो तटीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो राज्य है दोस्तों, वो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ध्यान रखना, वो आंसर क्या है अपना, पश्चिम बंगाल है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं समझता हूं कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई। सबसे अधिक सीमा पूछा जाए, अगर जलीय सीमा पूछा जाए तो आंसर अंडमान निकोबार होगा, तटीय सीमा पूछा जाए तो आंसर गुजरात होगा। इसी तरीके से अगर सबसे छोटी जलीय सीमा पूछा जाए तो आंसर अंडमान निकोबार, यहाँ पे क्या होगा, जो दमन द्वीप होगा जिसकी 42 किलोमीटर है। और सबसे छोटी तटीय सीमा पूछी जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, गोवा होगा। इसी तरीके से मैंने कहा था कि जो स्थलीय सीमा है वो सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है, तो आंसर नागालैंड होगा। सबसे अधिक किसके साथ लगती है, तो आंसर पश्चिम बंगाल होगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ बातें और हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सबसे अधिक, अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य यहाँ पे आंसर हो जाएगा, किस राज्य की लगती है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश सबसे अधिक बनाता है, तो आंसर यहाँ पे बांग्लादेश होगा। क्या होगा दोस्तों, बांग्लादेश होगा। अगर मैं सबसे कम के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है भारत के साथ, उस देश की बात करें तो अफगानिस्तान आंसर देना है। और दोस्तों अगर सबसे कम सीमा बनाने वाला जो राज्य है भारत का, जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, नागालैंड होगा। ये बातें आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से दोस्तों गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए जल और थलीय सीमा बनाने वाले देश, तो जल और थलीय यानी कि तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाने वाले, ऐसे तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, दो हैं, गुजरात है और क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल है। आइए दोस्तों अपने टारगेट की ओर चलते हैं। और टारगेट क्या है, आज हमें जो डिस्कस करना है वो बांग्लादेश को डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बांग्लादेश से कितने राज्य लगे हुए हैं, कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है। तो सबसे पहले इसको आपको ध्यान रखना है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, यानी कि सर्वाधिक सीमा
भारत के साथ किसकी लगती है, तो बांग्लादेश की लगती है। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। और ये जो बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा भारत में लगती है, भारत में किस राज्य के साथ लगती है, तो आंसर होगा ये सर्वाधिक सीमा, अगर राज्य पूछा जाए किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, तो आंसर क्या दोगे दोस्तों, तो आंसर यहाँ पे देना है आपको पश्चिम बंगाल। पहली बात में तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस देश की सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है, तो आंसर आपको बांग्लादेश देना है। दूसरी बात में ये ध्यान रखना है कि भारत के किस राज्य की सर्वाधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो आंसर पश्चिम बंगाल दोस्तों आपको देना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो भारत की सीमा है कितने राज्यों से लगती है, यानी कि भारत की जो सीमा है वो 16 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत। दूसरी बात, अगर मैं स्पेशली इस बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे 5 राज्यों की सीमा लगती है। और 5 राज्यों में ये कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, पश्चिम बंगाल, क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पश्चिम बंगाल ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं त्रिपुरा, किसको ध्यान रख सकते हैं, त्रिपुरा। इसके बाद आप किसको ध्यान रख सकते हैं, तो यहाँ पे मेघालय को ध्यान रख सकते हैं। और मेघालय के बाद आप दोस्तों मिजोरम को ध्यान रख सकते हैं। और मिजोरम के बाद दोस्तों किसको, असम को ध्यान रख सकते हैं। किसको दोस्तों, असम को। अब दोस्तों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि पश्चिम बंगाल, तो आपको पता है सर्वाधिक सीमा बनाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरी त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में आपको 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है। पहली बात तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, घिरा है। दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है दोस्तों, दूसरी ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच कौन सी लाइन है, कौन सी सीमा रेखा है, तो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, बतानी है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, जीरो लाइन। क्वेश्चन पूछा है जीरो लाइन या जीरो सीमा है, जीरो लाइन है, ये किन देशों के बीच है, तो भारत और इसके बांग्लादेश के बीच है। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच, क्या बता सकते हैं, त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच है। ये बात आपको समझ में आ गई, जीरो लाइन। अब देखो, अगर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमाएं लगती हैं। अगर हम सीमाओं की बात करें तो सीमा यहाँ 2 लगती हैं। एक तो मैंने आपको जीरो लाइन बता दी, क्या बता दी दोस्तों, जीरो लाइन। ये जीरो लाइन है, ये बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है, त्रिपुरा से लगती है। और दूसरी आप ध्यान रखना दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों आपको लगता होगा कि जो रेड क्लिफ लाइन है ये पाकिस्तान के बीच है, सही है जो आपने पढ़ा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन दोस्तों ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये शिमला समझौते के तहत 1914 में खींची गई। और 1914 में जो खींची गई शिमला समझौते के तहत वो रेड क्लिफ लाइन, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब है क्या दोस्तों, अगर मैं इस इंडिया की बात करूं, यहाँ पे दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान था और यहाँ पे दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान था। ये जो पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ भी ये लाइन खींची गई। जो पश्चिमी पाकिस्तान आज की डेट में पाकिस्तान है, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, इसका जब विभाजन हुआ तो उस समय यहाँ पे जो लाइन हुआ करती थी वो कौन सी बतानी है, रेड क्लिफ रेखा बतानी है। रेड क्लिफ रेखा आज की डेट में ये भारत और पाकिस्तान के बीच तो है ही, भारत और पाकिस्तान के बीच तो है ही, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच भी ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ उस समय ये जो लाइन थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच थी। आज जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में आ गया, तो यहाँ पर भी ये लाइन है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश दोनों के ही बीच है। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश है उसकी सीमा को 2 बार टच करता है, यानी कि 2 बार छूता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको असम बताना है।
क्या बताना है दोस्तों, असम बताना है। असम की सीमा, असम की सीमा बांग्लादेश से, बांग्लादेश से 2 बार लगती है। कितनी बार लगती है दोस्तों, 2 बार लगती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश की सीमा असम से कितनी बार लगती है, 2 बार लगती है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि नदियों का देश किसे कहा जाता है और नहरों का देश किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप ध्यान रखना, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों नदियों का देश, तो किसको कहा जाता है, बांग्लादेश को क्या कहते हैं दोस्तों, नदियों का देश। अगर नदियों का देश पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बांग्लादेश होगा। और अगर नहरों का देश पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, पाकिस्तान होगा। अब यहाँ पे सीमा रेखा की बात हो गई, कितने राज्य लगे हुए हैं ये बात हो गई। अब यहाँ आपको जो डिस्कस करना है, कुछ भारत और इसके बांग्लादेश के बीच कुछ विवाद हैं, उन विवादों पर दोस्तों हमें डिस्कस करना है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर यहाँ विवाद की बात करें तो विवाद में आपको देखना है भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद और क्या क्या विवाद हैं। पहला विवाद जो आपको ध्यान रखना है, सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सुंदरवन का डेल्टा। पहला क्वेश्चन ये है कि इनको कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो नदी अगर पूछी जाए तो आपको एक शब्द ध्यान रखना है दोस्तों, इनको जो डेल्टा बनाती हैं वो एक शब्द ध्यान रखना है, पजामा। क्या ध्यान रखना है, पजामा। यानी कि पा से पद्मा और जा से जमुना, जमुना। और ये दोनों दोस्तों मिलती हैं, ये जब मिलती हैं तो ये किसका निर्माण करती हैं, माँ से मतलब मेघना। कौन सी दोस्तों, मेघना। ये शब्द आपको ध्यान रखना है। पद्मा किसका नाम है, तो ये जो गंगा है, गंगा जैसे ही दोस्तों बांग्लादेश में आती है इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और जैसे ही दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र जैसे ही दोस्तों कहाँ आएगी, ये बांग्लादेश में आएगी, तो ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है दोस्तों, जमुना हो जाता है। और ये मेघना के नाम से कहाँ चली जाती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको देखिए कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं। तो आंसर क्या होगा, या तो आप गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन है, ये भी सही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर दोस्तों अगर ये ऑप्शन ना हो गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पद्मा और जमुना। जबकि वास्तविक रूप में पद्मा और जमुना ही क्या बनाती हैं दोस्तों, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इस डेल्टा से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अगर हम बात करें सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, तो पहला क्वेश्चन सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, सुंदरवन का डेल्टा। पहली लाइन यही ध्यान रखनी है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा। ये जो डेल्टा मैंने लिखा है दोस्तों, ये डेल्टा शब्द किसने दिया, तो ये शब्द अगर पूछा जाए तो हेरोडोट्स ने दिया। किसने दिया, हेरोडोट्स ने दिया। और हेरोडोट्स ने सर्वप्रथम, यहाँ ध्यान रखना, सर्वप्रथम इन्होंने नील नदी के डेल्टा को देखा था। नील नदी के डेल्टा को देखा था। क्या देखा था दोस्तों, नील नदी के डेल्टा को देखा था। डेल्टा होता क्या है, आपको मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाह रहा हूँ। एक शब्द होता है एस्चुरी और एक शब्द होता है डेल्टा। एक शब्द होता है डेल्टा। अब देखो यहाँ पे एस्चुरी है, एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती हैं, वे नदियाँ जो कम दूरी तय करती हों। कैसी नदियाँ, कम दूरी तय करती हों, यानी कि दूरी यहाँ पे कम तय करती हों। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, जिनका जो वेग है वो वेग कैसा होता हो, अधिक होता हो, ऐसी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ऐसी नदियाँ जो दोस्तों जिनका वेग कम होता हो और एक लंबी दूरी तय करती हों, क्या करती हैं दोस्तों, जो डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं वो लंबी दूरी तय करती हैं। और समतल भाग में जब वो आती हैं तो उनका वेग बहुत कम आ जाता है, हो जाता है, और उनके आगे जो अवसाद आते हैं उनसे बच के वो निकलने लगती हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, डेल्टा होता क्या है, अभी इस पे और डिस्कस कर लेंगे। जैसे दोस्तों ये गंगा नदी आई और जैसे ये आ रही है और जैसे ये समतल मैदान में आएगी। अब समतल मैदान में जैसे ही ये गंगा नदी आएगी तो इसके मार्ग में जो अवरोध आए
उन अवरोधों से ये बच के इस तरीके से निकलती है, यानी कि जो अवरोध है उनको ये हटा नहीं पाती, बच के निकल जाती है। और यही जो आकृति है, जैसा कि गणित में आपने डेल्टा हो देखा होगा, यही आकृति क्या कहलाती है दोस्तों, डेल्टा कहलाती है। और ये जो डेल्टा जो देखा वो सर्वप्रथम हेरोडोट्स ने देखा। हेरोडोट्स आपको ध्यान रखना है, किसने देखा था, हेरोडोट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये इन्होंने देखा, वो नील नदी के डेल्टा को देखा था। एक और क्वेश्चन बनता है, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या होगा, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या हो जाएगा, नील नदी। डेल्टा आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। ये सुंदरबन का जो डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कहाँ है, तो आप बताना, भारत में है, पश्चिम बंगाल में है, और कहाँ है दोस्तों, बांग्लादेश में है। कहाँ है दोस्तों, बांग्लादेश, दोनों देशों में है। और ये जो है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, यानी ये काम क्या करता है, तो जो पर्यावरण है इसको शुद्ध करने का काम क्या करता है, जो सुंदरबन का डेल्टा है वो करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें किसके वृक्ष पाए जाते हैं, तो वृक्ष आप बता देना, इसमें सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। और सुंदरी के वृक्ष पाए जाने के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा गया। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो वनस्पति में आंसर आप देना दोस्तों, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति आप ध्यान रखना, मैंग्रोव वनस्पति। अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, ये जो मैंग्रोव वनस्पति है इसी को अनूप वनस्पति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनूप वनस्पति। अब दोस्तों ये मैंग्रोव वनस्पति है, ये जो पृथ्वी है, ये जिसमें जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के जो शुद्ध करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों रहता है। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनते हैं उन पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। उन क्वेश्चनों की हम बात करें तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा और पृथ्वी का जो किडनी कहना चाहिए, किडनी किसे कहा जाता है या गुर्दा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पृथ्वी का, यानी पृथ्वी का फेफड़ा, दूसरी बात करें पृथ्वी का गुर्दा, अगर गुर्दा शब्द आ जाए या दोस्तों किडनी शब्द आ जाए, तो आप ध्यान रखना, पृथ्वी का गुर्दा या किडनी जो कहा जाता है वो मैंग्रोव वनस्पति को कहा जाता है। और पृथ्वी का जो फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों, ये फेफड़ा किसको कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है। किसको, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है। और ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ हैं, क्या हैं, तो इनको थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो दक्षिण अमेरिका है, यानी यहाँ पे देखो आप, ब्राज़ील के सेल्वास वन, ब्राज़ील के जो सेल्वास वन हैं, सेल्वास वनों को कहा जाता है। दूसरा आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है इसके, एक तो ब्राज़ील के सेल्वास वन आप बता देना, दूसरे आप अमेजन वर्षावन बता देना। दूसरे अमेजन वर्षावन, यहाँ क्या मिलती है, मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। और ये जो वायुमंडल है इसके फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, इसलिए इनको गुर्दा कहा गया, फेफड़ा कहा गया। ये बातें दोस्तों क्लियर हो गई, एक बार आप देख लीजिए, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ से और क्या क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं उन पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और वो क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं तो और बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ये सुंदरवन का डेल्टा है, इसे 27वां रामसर क्षेत्र घोषित किया गया, 27वां रामसर क्षेत्र। अब रामसर क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, रामसर क्षेत्र का मतलब है जो आर्द्र भूमि क्षेत्र, वेटलैंड एरिया, यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र। क्या बोले दोस्तों, आर्द्र भूमि क्षेत्र।
आर्द्र भूमि क्षेत्र इसकी क्या जरूरत है, तो आर्द्र भूमि जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण के शुद्धिकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इसको आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया या रामसर क्षेत्र घोषित किया गया। ये रामसर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए, यानी कि बात है 2 फरवरी 1971 की, यानी कि 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को एक देश है दोस्तों ईरान, और ईरान में एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है, और उस सिटी का नाम क्या है, रामसर। यहाँ जो रामसर है, इस शहर में दोस्तों, ईरान के शहर में 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन होता है, और ये जो सम्मेलन है ये वेटलैंड क्षेत्रों से संबंधित है, आर्द्र भूमि क्षेत्रों से संबंधित है, क्योंकि आर्द्र भूमि क्षेत्रों का पर्यावरण में विशेष योगदान रहता है। इनको संरक्षित करने के लिए, इनको रिजर्व करने के लिए यहाँ जो सम्मेलन किया गया, और इस सम्मेलन में यह बात रखी गई कि विश्व के जितने भी जो आर्द्र क्षेत्र हैं उनको रिजर्व किया जाना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको संरक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो रामसर शहर है, यहाँ ये सम्मेलन हुआ है, ये यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो जितने भी जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उनको इस शहर के नाम पर रामसर क्षेत्र बना दिया जाता है, जिसको हम आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो क्वेश्चन ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना, आर्द्र भूमि दिवस अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 फरवरी होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है और पूछा जाना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद और क्या क्या विवाद हैं हमारे बांग्लादेश के साथ, उन पे हमें डिस्कस करना है। और अगर हम विवाद की बात करें तो आपने सुना होगा तिपाई मुख बांध, तिपाई मुख बांध, इसको लेकर विवाद है। ये तिपाई मुख बांध है, पहली बात तो ये कहाँ है दोस्तों, तो आंसर आपको बताना है, मणिपुर में है। कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में है। और यहाँ पे जो मणिपुर है ये किस नदी पर बांध बना है, तो नदी आपको बतानी है दोस्तों, बराक नदी पर। किस नदी पर, बराक नदी पर। अब बराक नदी पर इस पे विवाद क्यों है, विवाद इसलिए है दोस्तों, ये जो बराक नदी है ये मणिपुर से निकलती है, और ये कहाँ जाती है, ये दोस्तों ये किस में मिलती है, ये जो ब्रह्मपुत्र है बांग्लादेश में जाके मिल जाती है, यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ब्रह्मपुत्र बोले तो जमुना, किस में मिलती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, तो इसको जमुना कहा जाता है। ये जो बराक नदी है ये इसमें जाके मिल जाती है। अब भारत ने क्या किया कि मणिपुर के अंदर तिपाई मुख बांध बना दिया, और यहाँ बांध बनाकर इस पानी को रोक लिया गया, पानी कम कर दिया गया, और ये बांग्लादेश है ये कहता है कि आपने हमारा पानी रोक लिया। इस तरीके का विवाद जो तिपाई मुख बांध को लेकर है ये हमारा बांग्लादेश के साथ है, इसको दोस्तों आप ध्यान रखना। एक और आपने देखा होगा दोस्तों फरक्का बैराज, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फरक्का बैराज, ये फरक्का बैराज कहाँ है दोस्तों, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में किस जगह है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। कहाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद। यहाँ पे क्या फरक्का बैराज है, ये कब बना दोस्तों, तो यहाँ पे डेट आप ध्यान रखना, ये 1975 में बना है। और 1975 में कब बना, 21 अप्रैल 1975, 21 अप्रैल 1975 आपको बताना है, 21 अप्रैल 1975 में बना। क्यों बना दोस्तों, तो वो कारण आप सुनिए। ये जो फरक्का बैराज है इसकी अगर नदी पूछी जाए किस नदी पर बना है, तो पहले बात आपको बताना है गंगा नदी पर बना है। और गंगा नदी का जो पानी है दोस्तों, इस पानी को इस बैराज द्वारा मोड़कर हमने कहाँ पहुँचा दिया दोस्तों, हुगली नदी में पहुँचा दिया, यानी हुगली नदी में पहुँचा दिया। और हुगली ये कहाँ है, तो ये गंगा की वितरिका है, और ये कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ये जो हुगली नदी है ये क्या है, वितरिका है। और वितरिका किसकी है,
तो वितरिका आपको बताना है गंगा की है। देखो एक तो होता है दोस्तों सहायक नदी, जैसे ये अगर गंगा है तो गंगा में कोई नदी आके मिल जाए तो ये कैसी नदी हो जाती है, ये सहायक नदी होती है। अब ये जो गंगा बह रही है इसमें से कोई नदी निकल के चली जाए तो ये गंगा है, और इधर दोस्तों ये जो वितरिका आ गई ये हुगली है। हुगली का मतलब है इसमें से वितरित हो जाए तो वितरिका, इसमें आके मिल जाए तो क्या हो जाएगी, सहायक नदी हो जाएगी। ये बातें दोस्तों मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी, और इन पे डिस्कशन है वो भी अभी करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये जो हुगली नदी की हुगली नदी की पानी की पूर्ति को करने के लिए फरक्का का बैराज बनाना पड़ा, क्योंकि हुगली नदी में जो जहाज चलते थे, जो बंदरगाह थे, वो बंदरगाह बंद हो गया क्योंकि वहाँ गाद सी जम गई। वहाँ सिल्ट के कारण, गाद के कारण जहाज़ों का आवागमन, जो आयात निर्यात होता था, वो दोस्तों बंद हो गया। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इस बांध को बनाना पड़ा, फरक्का बैराज बनाया, और हमने गंगा नदी का जो पानी था वो कहाँ कर दिया, हुगली नदी में प्रवाहित कर दिया। अब यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सुनिए आप। अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है, कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है, तो कलकत्ता किस नदी के किनारे है दोस्तों, हुगली नदी के किनारे। अगर यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूर्व का लंदन किसको कहा जाता है, पूर्व का लंदन। तो पूर्व का लंदन अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हुगली नदी का जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को कहा जाता है। यानी हुगली नदी पर, हुगली नदी का बंदरगाह, हुगली नदी का जो बंदरगाह है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्व का लंदन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हावड़ा ब्रिज कहाँ है, क्या पूछा जाता है, हावड़ा ब्रिज कहाँ है। तो हावड़ा ब्रिज पूछा जाए तो ये भी आपको बताना है दोस्तों, कलकत्ता में है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और जो विवाद हैं उन पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे देखिए, अगर हम और विवाद की बात करें तो 2 विवाद हो गए। तीसरा आप देखिए, अवैध प्रवासन। क्या है दोस्तों, अवैध प्रवासन। अगर हम अवैध प्रवासन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, यानी कि युद्ध कब हुआ, 1971 में। 1971 में ये युद्ध हमारा पाकिस्तान से हुआ, और हमने किसके लिए लड़ा ये, तो ये हमने बांग्लादेश के लिए लड़ा। यानी बांग्लादेश को इस युद्ध के द्वारा अलग कराया गया। यानी कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ कौन सा, 1971 में, और 1971 में ही पाकिस्तान से जो पूर्वी पाकिस्तान था, इस बांग्लादेश को बनाया गया। बांग्लादेश के निर्माण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, और भारत ने 1971 में पाकिस्तान पर जो ऑपरेशन चलाया, यानी भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे, मुक्ति वाहिनी। यानी कौन सा ऑपरेशन चलाया था, भारत ने मुक्ति वाहिनी। और मुक्ति वाहिनी जो ऑपरेशन चलाया, उस समय इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, और उस समय इसके द्वारा हमने बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश का हमने निर्माण करवाया था, बांग्लादेश के रूप में। दूसरी बात, यहाँ हमें और कौन सी बातें ध्यान रखनी है, यानी कि बांग्लादेश में क्या था कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल लगा हुआ है। जैसे कि अगर आप दोस्तों मैप में देखेंगे तो मैप में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। देखिए दोस्तों, 1 मिनट, ये है, हाँ, ये जो देश था दोस्तों, ये यहाँ पे बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश है, जैसे ही दोस्तों भारत आज़ाद हुआ 1947 में, बांग्लादेश के लोगों ने इधर आना शुरू कर दिया। कहाँ, भारत की ओर यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ जो बातें मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश ने कहाँ जाना शुरू कर दिया, क्या कंडीशन रही थी, तो उन कंडीशनों को आप देखिए दोस्तों, उन पर थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं। अवैध प्रवासन जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अवैध प्रवासन में क्या है कि जो बांग्लादेश भारत से लगा हुआ है, इसमें से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर भारत की ओर आ रहे थे। तो यहाँ पे जो असम है, इस असम ने दोस्तों एक अपना रजिस्टर बनाया 1991 में। यानी 1991 में 1951 में इसने एक रजिस्टर बनाया जिसे एनआरसी कहा गया। एनआरसी कहाँ लागू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी एन का मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, यानी नेशनल जो रजिस्टर है, यानी कि राष्ट्रीय रजिस्टर, जिसमें क्या होगा दोस्तों, नागरिकों के नाम होंगे।
किसके नाम होंगे? नागरिकों के नाम होंगे। और ये नागरिक उन लोगों के नाम होंगे इसमें, ये किसने बनाया है? असम ने बनाया। कि 1951 में जो असम के नागरिक थे वो इस एनआरसी में दर्ज हैं, वो इस एनआरसी में शामिल हैं दोस्तों। हालांकि वर्तमान में जो असम है इसमें एनआरसी लागू है। हुआ क्या कि जो असम के लोग थे उनके हितों का हनन हो रहा था, एक तरीके से उनके हित छीने जा रहे थे, इसलिए जो असम है उसने अपना रजिस्टर 1951 में बना लिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लागू करने के लिए इजाज़त नहीं दी थी। अब हुआ क्या दोस्तों, जैसे ये भारत बांग्लादेश का युद्ध हुआ 1971 वाला, इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जो बांग्लादेश के लोग थे जो असम के अंदर यानी कि पलायन करने लगे बड़े पैमाने पर, तो असम के लोगों ने वहां विद्रोह कर दिया। और एक संगठन था जिसका नाम क्या था? आसू। क्या नाम था दोस्तों? आसू। और आसू ने यहाँ आंदोलन खड़ा कर दिया असम के अंदर। आसू क्या है? तो यहाँ पे आल असम स्टेट यूनियन, यानी कि आल असम स्टूडेंट यूनियन, इसको आप ध्यान रखना। ए से ऑल, ए से असम, एस से स्टूडेंट, यू से यूनियन, यानी कि जो आल असम स्टूडेंट यूनियन है, आसू है, इस आसू ने जब यहाँ आंदोलन खड़ा किया तो जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 15 अगस्त 1985 को एक समझौता हुआ। यानी कि कब हुआ? 15 अगस्त, 15 अगस्त 1985 को, 1985 को एक समझौता होता है। और ये समझौता किस किस के बीच था? असम और केंद्र सरकार के बीच हुआ था। इस समझौते को असम अकॉर्ड के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया दोस्तों? असम अकॉर्ड के नाम से जाना गया। और यहाँ पे इस असम अकॉर्ड जो यहाँ समझौता हो रहा है, ये असम अकॉर्ड के नाम से जाना गया, असम अकॉर्ड। अब इसमें क्या था दोस्तों? असम अकॉर्ड जो हुआ है 15 अगस्त 1985 को। कब हुआ है? 15 अगस्त 1985 को। इसमें ये कहा गया दोस्तों कि 24 अप्रैल, क्या ध्यान रखना है, सॉरी 24 मार्च, यानी 24 मार्च 1971, यानी कि 24 मार्च 1971, यानी कि 24 मार्च 1971 के समय के जो लोग असम के नागरिक हैं उनको असम में रहने दिया जाए। और 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग असम में आए हैं उनको असम से बाहर किया जाए। पहले आप एनआरसी को समझिए। एनआरसी का मतलब दोस्तों ये होता है, एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें उस राज्य के सभी नागरिकों के नाम लिखे होते हैं। और ये कब के नागरिक होते हैं? जब का ये रजिस्टर बना हो। ये रजिस्टर जो बना वो 1951 में बना। 1951 में जो असम के नागरिक हुआ करते थे उनके नाम इसमें हैं। तो ये लोग कह रहे थे, असम के, इनकी डिमांड थी आंसू की कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं कि 1951 का जो रजिस्टर है इसको लागू किया जाए, कि 1951 के बाद जो लोग यहाँ असम में आए हैं उनको असम से बाहर किया जाए। लेकिन आंसू के बीच और यानी कि केंद्र सरकार और असम के बीच यहाँ पे एक समझौता हुआ जो असम अकॉर्ड के नाम से जाना गया। और इसमें ये कहा गया कि 24 मार्च 1971 के समय जो असम के नागरिक हैं, जो यहाँ पे एनआरसी है, इसको दोस्तों लागू कर दिया जाए। क्योंकि ये जो 1951 है ये बहुत पहले का समय है, तो सरकार ने इसको लागू करने को कह दिया। और वर्तमान में असम में एनआरसी दोस्तों लागू है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद और क्या मुद्दे हैं उन पे थोड़ा हम डिस्कस कर लें। बांग्लादेश के साथ एक आपने सुना होगा 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर ये क्या है दोस्तों? तो 3 बीघा कॉरिडोर में आपको ध्यान रखना है, ये जो पश्चिम बंगाल था हमारा, वेस्ट बंगाल, इसका एक जिला है। इस जिला का नाम क्या है दोस्तों? कूच बिहार। क्या नाम है? जिला का नाम कूच बिहार। ये जो कूच बिहार जिला है इसमें दोस्तों 2 कॉलोनी थी। और ये दोनों कॉलोनी कहाँ की थी? बांग्लादेश की थी। और वो कॉलोनी का नाम क्या क्या है तो उनको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दोहग्राम और अंगपोता, दोहग्राम व अंगपोता, अंगपोता, ये जो हैं, ये जो क्षेत्र थे, ये किसके क्षेत्र थे दोस्तों? ये असम के क्षेत्र थे। कहाँ के क्षेत्र? सॉरी, बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश। फिर से सुनिए आप, यानी कि जो
पश्चिम बंगाल है, इसका एक जिला है कूच बिहार। इस कूच बिहार के अंदर दो गांव समझ लो, क्षेत्र समझ लो, जो अंगपोता और दोहग्राम हैं, ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि जो अपना इंडिया का मैप है दोस्तों, और यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे कुछ जो क्षेत्र बांग्लादेश है, इसके क्षेत्र यहाँ पे दो थे, जो दोहग्राम और अंगपोता थे। अब यहाँ पे इन देशों को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये बाउंड्री है, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे एक रास्ता, इसको दोस्तों इन दोनों क्षेत्रों को किससे जोड़ा गया? बांग्लादेश से जोड़ा गया। और उसी रास्ते को क्या कहा जाता है दोस्तों? 3 बीघा कॉरिडोर कहा जाता है। मैं समझता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और हमें किन मुद्दों पर डिस्कस करना है वो बातें आप देखिए। तीस्ता नदी विवाद, क्या ध्यान रखना है दोस्तों? तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी विवाद क्या है? ये कहाँ से निकलती है? तो तीस्ता नदी के दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भारत के सिक्किम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। और सिक्किम से निकल के ये कहाँ जाती है दोस्तों? बांग्लादेश में जाती है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, बांग्लादेश यानी कि सिक्किम है, सिक्किम से निकलकर ये कहाँ जा रही है दोस्तों? बांग्लादेश में जा रही है। और इस नदी पर हमने दोस्तों बांध बना लिया, इसका पानी हमने जो बंटवारा किया है वो अपनी तरफ हमने पानी कितना कर लिया दोस्तों? तो यहाँ पे जो बंटवारा हुआ उसमें भारत को जो पानी इसका सिक्किम का मिल रहा है वो 39% मिल रहा है, और 36% जो है वो बांग्लादेश को मिल रहा है। और शेष पानी को अभी रिजर्व रखा गया है, वो ना बांग्लादेश के पास है ना भारत के पास है, वो नदी के लिए छोड़ रखा है। तो यहाँ पे ये है कि जो बांग्लादेश कहता है कि तीस्ता नदी का जो पानी है वो हमें बढ़ाया जाए, क्योंकि जो मार्च से लेकर दिसंबर तक हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस पानी को बढ़ाया जाए। अब इस पानी को दोस्तों नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भारत हैं, पश्चिम बंगाल है, इनको भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इनके लिए यहाँ पे कोई भी परियोजना योजना चलाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। इस दृष्टि से इस यहाँ पे जो पानी बढ़ाने की बात बांग्लादेश कर रहा है वो पानी नहीं बढ़ाया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये तीस्ता नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम में आप दोस्तों ध्यान रखना, जैमू ग्लेशियर। कहाँ से दोस्तों? जैमू ग्लेशियर, सिक्किम। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद और क्या विवाद हैं उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा और अगला विवाद है फरक्का बैराज हो गया, 3 बीघा कॉरिडोर हो गया। इससे संबंधित एक और बचा है दोस्तों जो आपको बहुत अच्छे से करना है, भूमि विवाद। जो भूमि विवाद था दोस्तों ये आज की डेट में सॉल्व हो गया। और ये भूमि विवाद क्या था इसमें आप देखिए, तो ऐसा था कि ये जो अपना इंडिया है, क्या है दोस्तों? इंडिया। यहाँ जो क्या है? पश्चिम बंगाल। और इधर क्या था दोस्तों? बांग्लादेश था। अब हुआ क्या दोस्तों, यानी कि जो बांग्लादेश है उसकी कुछ कॉलोनी कहाँ थी दोस्तों? यहाँ आ गई। और जो अपने भारत की थी वो कुछ कॉलोनी कहाँ पहुँच गई? बांग्लादेश में पहुँच गई। अब यहाँ बांग्लादेश की जो कॉलोनी जो भारत में थी ये दोस्तों कितनी थी? 51 थी। और पश्चिम बंगाल यानी बोला भारत की, पश्चिम बंगाल भारत में ही है, इसमें यहाँ जो कॉलोनी थी वो 111 कॉलोनी या क्षेत्र थे जो बांग्लादेश में थे। ये विवाद दोस्तों हमने ख़त्म कर दिया। और ये जो विवाद है ये आज की डेट में नहीं है, इसको हमने 100वें संविधान संशोधन द्वारा, 100वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, 100वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 यानी कि 2015, यानी कि 2015 ये संविधान संशोधन हमने कर दिया। 100वां संविधान संशोधन ये 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि कोई भी भारत का क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जाए ये इतना आसान नहीं होता है। ये जो आपने संविधान का भाग 1 पढ़ा उसमें 368 की प्रक्रिया जो देने के लिए लागू होती है वो सारी प्रक्रिया यहाँ पे लागू हुई थी। तब हमने यहाँ पे जो कॉलोनी बांग्लादेश की 51 थी ये दोस्तों भारत ने ले ली। और जो भारत की 111 कॉलोनी थी ये बांग्लादेश को दे दी गई हैं, जो कि बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ती थी। बात समझ में आई? यानी जो क्षेत्र बांग्लादेश के भारत में थे वो भारत ने ले लिए, जो क्षेत्र भारत के बांग्लादेश में थे वो बांग्लादेश को दे दिए। और ये कब किया गया? 100वें संविधान संशोधन द्वारा 2015 में किया गया है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
एक और बात बचती है दोस्तों, उसको अभी खत्म कर ही लेते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है ट्रेन है, इन ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ सकता है। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो 3 आपको ध्यान रखनी है। पहली जो चली थी दोस्तों 2008 में, 2008 में जो ट्रेन चली थी वो कौन सी ट्रेन थी दोस्तों, तो आपको बताना है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस ये कब चली थी, एक्सप्रेस, तो आपको बताना है मैत्री एक्सप्रेस जो चली थी वो 2008 में चली थी। और ये मैत्री एक्सप्रेस 2008 में चली है, ये कोलकाता टू ढाका, यानी कि कोलकाता से, कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका। दूसरी आपको ध्यान रखनी है 2018 में चली बंधन एक्सप्रेस। कौन सी दोस्तों, बंधन तो प्यार का बंधन है, बंधन तो प्यार का बंधन है। बंधन से ध्यान रखना दोस्तों, बंधन एक्सप्रेस। और ये बंधन एक्सप्रेस है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा है बंधन एक्सप्रेस ये कब चली, तो आपको बताना है बंधन जो एक्सप्रेस है ये 2018 में चली है। और ये कहाँ से कहाँ को जाएगी दोस्तों, तो आपको बताना है ये जो कोलकाता है इससे यहाँ कोलकाता से खुलना तक जाएगी, यानी कि कोलकाता पश्चिम बंगाल, और जो खुलना शहर है वो कहाँ है दोस्तों, वो बांग्लादेश का है। तो ध्यान रखना है बंधन एक्सप्रेस है 2018 में चली और ये कोलकाता से खुलना शहर तक जाएगी। तीसरी आप ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मिताली एक्सप्रेस। कौन सी दोस्तों, मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस की बात करें तो मिताली एक्सप्रेस ये कब चली है, तो आप ध्यान रखना 2022। करंट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पिछली वाली पूछी जा चुकी है। और इसको आप ध्यान रखना, मिताली एक्सप्रेस कब चली, 2022 में चली। किस किस के बीच चल रही है दोस्तों, तो भारत और बांग्लादेश बता सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों आप पश्चिम बंगाल से ढाका यानी कोलकाता टू ढाका बता सकते हैं। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। इससे संबंधित और जो बातें रह गई हैं उनको दोस्तों अभी कवर करना है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिले में आपको एक शब्द ध्यान रखना है भारत का, यानी भारत के सबसे बड़े जिले, तो एक शब्द ध्यान रखना है कलेजा। इससे ध्यान रखना है कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, कच्छ। यहाँ से क्या हो जाएगा, लेह, और यहाँ से जैसलमेर। क्या ध्यान रखना है, जैसलमेर। अगर सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो एक ही आंसर होगा, माहे। और माहे सबसे छोटा जिला है और ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप बता देना पुदुचेरी का भाग है। किसका भाग है, पुदुचेरी का भाग है। ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़े राज्य आप ध्यान रखना क्षेत्रफल किसका, तो सबसे बड़ा राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद जो नाम आएगा वो किसका आएगा, मध्य प्रदेश का आएगा। और यहाँ पे फिर महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद यूपी। यूपी क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर चौथा बड़ा राज्य है, 4वां बड़ा राज्य है। ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, तो आपको ध्यान रखना है गोवा। गोवा के बाद क्या आएगा, सिक्किम। सिक्किम के बाद क्या आएगा दोस्तों, त्रिपुरा। सिक्किम और फिर क्या आ जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद नागालैंड। नागालैंड। ये बातें दोस्तों आप ध्यान रखना। सीधी सी बात, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों, गोवा हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखना। और इनसे संबंधित और जो बातें हैं उन पे दोस्तों अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।